बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था जी केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उस टॉपिक में हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है केवीएल की। तो उसी व्हीटस्टोन ब्रिज को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। याद रहे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड में एक दो दफ़ा ये आ चुका है, तो इसीलिए आप इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर जो थ्योरी आप लिखेंगे वो भी साथ साथ आपको बुक से बताते जाएंगे, या तो आप बुक से उसको अंडरलाइन करते जाइएगा या फिर यह है कि नोटबुक पे उसको राइट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इस टॉपिक में वर्ड यूज़ किया जा रहा है जी ब्रिज का, तो ये वो वाला ब्रिज नहीं है जो आमतौर पे आपको देखने को मिलता है पुल वगैरह पे, बल्कि यहाँ पे ब्रिज का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास दो रजिस्टर हैं जी, R1 एंड R2। ये सीरीज़ में दो रजिस्टर्स हैं और ये R3 एंड 4 ये भी दो सीरीज़ में रजिस्टर हैं। इन दोनों मतलब दो ये रजिस्टर और दो ये रजिस्टर, इनको अगर हम इन पॉइंट्स पे इस तरह से कनेक्ट करें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है जी, एक लूप बन जाता है 4 रजिस्टर्स का, R1, R2, R3 एंड R4। तो ये जो हमारे पास 4 रजिस्टर्स का लूप है, इन 4 रजिस्टर्स को अगर हम एक और रजिस्टेंस R के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दें तो ये अब हमारे पास एक ब्रिज बन गया है। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं ये क्या बना रहे हैं जी, एक लूप बना रहे हैं। तो अगर इन 4 रजिस्टर्स को हम एक और रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दें तो अब ये हमारे पास क्या बन गया जी, ब्रिज बन गया। तो ये वाला जो ब्रिज है ये फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था जी, हमारे पास साइंटिस्ट है चार्ल्स व्हीटस्टोन। तो चार्ल्स व्हीटस्टोन ने जो है ये फर्स्ट टाइम इस ब्रिज को यूज़ किया था, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है फर्स्टली यूज्ड बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन। तो व्हीटस्टोन ने जो है इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। क्यों यूज़ किया था? It is used to find the value of unknown resistance, कि अगर आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है तो फिर आप व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है जी, वही 4 रजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3 एंड R4। तो ये हमारे पास एक लूप बन गया A B C D A, जहाँ से चलना स्टार्ट करना है वहीं पे आके एंड करना है। तो A B C D A, इस लूप में हमने B और D पॉइंट पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, मतलब इन 4 रेजिस्टेंस को या रेजिस्टर्स को जब हम इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्रिज बन जाएगा। क्योंकि गैल्वेनोमीटर की भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी, तो वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस R यूज़ की थी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी रेजिस्टेंस जो होगी उसको हमने RG का नाम दिया हुआ है, ठीक है जी। और जो A एंड C पॉइंट्स हैं इनको हमने बैटरी और स्विच के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह ये हमारे पास सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। अब कन्वेंशनली अगर हम बात करते हैं करंट की डायरेक्शन, हम क्या ले रहे हैं जी, कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर कीजिएगा कि इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास 3 लूप्स बन रहे हैं। उन 3 लूप्स में से हम 2 को लेके चलेंगे आगे, लेकिन एक को हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन वो 3 लूप्स हम यहाँ पे देख जरूर लेते हैं कि वो 3 लूप जो है वो कहाँ बन रहे हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट हमारे पास लूप है ये वाला A B D A, ठीक है जी। इस लूप का जो करंट है उसको हमने नाम दिया हुआ I1 का, और हमने जो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है वो क्या है जी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह सेकंड लूप है जी B C D B, तो ये हमारे पास सेकंड लूप है। इसका जो करंट है वो क्या है जी, I2, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। थर्ड लूप गौर से देखिएगा, जो तीसरा लूप हमारे पास बन रहा है वो क्या है जी, A D C, और ये वापसी A पे पहुंच गए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, A D C और ये वापसी A पे आ गए। तो ये हमारे पास थर्ड लूप है जिसका करंट क्या है जी, I3 है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी क्या है जी, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे इसको आप बुक से देख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपकी बुक में ये
थ्योरी की लाइंस मेंशन की गई हैं, तो आपने यहाँ से कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 एंड R4 कनेक्टेड इन सच अ वे सो एज टू फॉर्म अ लूप ABCDA। हमने 4 रेजिस्टेंस को एक लूप की फॉर्म में कनेक्ट किया है। किस तरह से थी, यहाँ पे आपको दिखाया है हमने, R1, R2, R3 एंड R4। तो अगर इन 4 रेजिस्टेंस को हम इस तरह से कनेक्ट करें तो ये क्या बना रहे हैं जी, एक लूप बना रहे हैं ABCDA। तो यही बात आपकी बुक में मेंशन की गई है। आगे क्या कहते हैं, अ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड C, मतलब A एंड C, ये हमारे पास A है, ये C है, इन दोनों पॉइंट्स पे हमने क्या किया, बैटरी और स्विच को कनेक्ट कर दिया। तो यही बात आपकी बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद है अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर ऑफ अ रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स B एंड D। जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है या गैल्वेनोमीटर है, उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है B और D के बिटवीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह चलते जाएं तो यहाँ तक आप जो है ये हमारे पास क्या होगी, कंस्ट्रक्शन होगी। तो ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये आप इसकी कंस्ट्रक्शन में राइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं जी बैलेंसिंग कंडीशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी आप व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, तब आप व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ भी नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग कंडीशन। अब बैलेंसिंग कंडीशन का क्या मतलब है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये करंट जो है ज़ीरो शो करे। ऐसी कौन सी हम यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करवाएं कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है इसके अक्रॉस करंट फ्लो ना करे। तो अक्सर आपके माइंड में ये बात आ सकती है कि अगर यहाँ से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं करना, बल्कि हमारी बुक में ये बात लिखी हुई है। इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो इस पैराग्राफ को मैंने अंडरलाइन यहाँ पे किया हुआ है, इसमें ये बात लिखी हुई है कि आप बैटरी को डिस्कनेक्ट ना करें, बैटरी कनेक्ट ही रहे, करंट सर्किट के अंदर फ्लो करे, लेकिन ऐसी सिचुएशन बनाएं कि जो गैल्वेनोमीटर आपने कनेक्ट किया है इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू जीरो आए, मतलब करंट यहां से फ्लो ना करे। बाकी ये जो आपने रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हुए हैं यहां से फ्लो करता रहे, लेकिन यहां पे करंट क्या हो, जीरो। गैल्वेनोमीटर करंट की डिफ्लेक्शन शो करे जीरो। तो अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो शो करे तो उस कंडीशन पे आप इस व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज कर सकते हैं। तो अब ये कब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसकी एक ही सूरत हो सकती है कि अगर B और D पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम कर दी जाए तो फिर इस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस करंट पास नहीं करेगा, ठीक है जी। अब B और D वाले पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम कैसे की जाए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा, ये जो स्टूडेंट्स हमने रजिस्टर यूज किए हैं ये रजिस्टर बेसिकली वेरिएबल रजिस्टर है। इन वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने चेंज करनी है। इस तरह से आपने इनकी वैल्यू चेंज करते करते एक वो पॉइंट जरूर आएगा जिस पॉइंट पे आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो है ये जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, तो तब वही आपकी कंडीशन होगी बैलेंसिंग कंडीशन। तो इसका मतलब यहां से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे, एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब यहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, तो उस कंडीशन को आपने यहां पे सेटिस्फाई करते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करना है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसीलिए हमने यहां पे लिखा हुआ है बैलेंसिंग कंडीशन कि B और D पे अगर सेम पोटेंशियल हो जाए तो फिर गैल्वेनोमीटर के क्रॉस जो करंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो इक्वेशन हम यूज़ करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं, उसका रिलेशन यहाँ पे मैथमेटिकली फाइंड करते हैं कि अप्लाइंग द किरचॉफ वोल्टेज रूल। मतलब सबसे पहले हमने यहाँ से जो व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ करने के लिए इक्वेशन फाइंड करनी है तो वो हमारे पास तभी आ सकता है जब आप KVL को अप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास गौर से देखें कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए आपको KVL की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अप्लाई KVL कि सबसे पहले हमारे पास कितने लूप बन रहे हैं जी, दो। तो हम यहाँ पे अलग अलग दो इक्वेशंस फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट लूप क्या है जी, ABDA। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप का करंट क्या है जी, I1। तो फर्स्ट लूप का करंट आ गया I1। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करें इस लूप के लिए कि डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू KVL, कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू जीरो। इसी कंडीशन को देखते हुए आप यहाँ से इक्वेशन फाइंड करें,
तो पोटेंशियल की इक्वेशन फाइंड करते हैं जी। यहाँ से स्टूडेंट्स चलना स्टार्ट करते हैं, ए बी डी ए, तो ये मेरे पास पाथ की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से जब मैं चलना स्टार्ट करूंगा ए टू बी, तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस R1, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस चार्जेस एनर्जी लॉस करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मतलब रेजिस्टेंस पोटेंशियल खाती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल के लिए साइन यूज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव होगा, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो साइन नेगेटिव यूज करेंगे क्योंकि रेजिस्टर है। तो यही हमने काम यहाँ पे किया हुआ, देखें जी, रेजिस्टर है तो नेगेटिव साइन यूज किया हुआ क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आगे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, वो क्या होगा जी, I1 R1, क्योंकि करंट क्या है I1, रेजिस्टेंस क्या है R1, तो पोटेंशियल क्या आ गया, V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो I1 R1, तो ये आ गया जी पोटेंशियल I1 R1। अब स्टूडेंट्स अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में याद हो तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर रजिस्टर हो तो रजिस्टर के अक्रॉस करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम हो तो साइन नेगेटिव यूज करते हैं, अगर करंट और पाथ की डायरेक्शन अपोजिट हो तो साइन पॉजिटिव यूज करते हैं, याद होगा आपको। तो यहाँ पे देखें पाथ क्या है, इस तरफ करंट आ रहा है डाउनवर्ड अपोजिट, तो साइन हम पॉजिटिव यूज करेंगे पोटेंशियल के लिए। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव भी यूज करके इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकते हैं, रिलेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा मैथमेटिकली, ठीक है। लेकिन हम बुक वाले तरीके को फॉलो कर रहे हैं कि अगर रजिस्टर है तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्योंकि चार्जेस एनर्जी लॉस करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। तो दोनों बातें ठीक हैं, सही है जी। तो ये आ गया हमारे पास रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल। आगे चलते हैं B to D, फिर रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर की, लेकिन ये रेजिस्टेंस शेयर हो रही है इस लूप के साथ भी, इस लूप के साथ भी। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने ये वाला MCQs आपको बताया था कि अगर रेजिस्टेंस शेयर हो रही हो तो फिर करंट को आपने किस तरह से लेना है। तो देखिए ये रेजिस्टेंस शेयर हो रही है, लेकिन आप इस लूप में मौजूद हैं, तो जिस लूप में आप होंगे वो वाला करंट लिखेंगे, माइनस जो दूसरा लूप होगा उसको आप नेगेटिव माइनस यानी कि माइनस कर देंगे। तो ये देखें इस लूप में है तो इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो क्या आ गया, I1 माइनस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस शेयर हो रही है तो माइनस I2, तो ये आ गया माइनस I2 इनटू रेजिस्टेंस क्या है जी, RG, तो ये आ गया RG गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो ये आ गया। आगे चलते हैं D2 फिर A, वापसी आ गए तो फिर रेजिस्टर है, तो इसका मतलब पोटेंशियल के लिए जो साइन यूज करेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव, तो ये आ गया जी नेगेटिव। अब देखें कि ये जो रेजिस्टेंस है क्या है, ये R3। अब ये अकेली नहीं है वन लूप में, बल्कि ये फर्स्ट वाले लूप में भी है, थर्ड वाले लूप में भी तो शेयर हो रही है। देखिए ना, ये थर्ड वाले लूप में भी शेयर हो रही है रेजिस्टेंस, वन वाले में भी है, थ्री वाले लूप में भी, A D C ये तीसरा लूप है ना, तो तीसरे लूप में भी ये रेजिस्टेंस शेयर हो रही है। तो इसके लिए जो करंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट लूप में आप इन हो चुके हैं तो फर्स्ट लूप माइनस तीसरे लूप का करंट, तो I1 माइनस I3 इनटू रेजिस्टेंस क्या आ गई, R3। तो ये हमारे पास पोटेंशियल के ड्रॉप के चेंजेस का सम आ गया इज इक्वल टू 0। इसी कंडीशन के मुताबिक हमने इसको 0 के बराबर कर दिया। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। यही हमारा मुश्किल काम था। अब जब ये इक्वेशन हमने इसको अच्छे तरीके से यहाँ से समझ लिया, बना लिया, तो आगे हमारे पास ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट्स हम सेकंड लूप के लिए एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। सेकंड लूप क्या है जी, B C D और ये दोबारा B। तो इस लूप के लिए भी हम एक इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, वही कंडीशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0, इसी को देखते हुए। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं जी, B to C, फिर रेजिस्टर है, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, साइन नेगेटिव यूज करेंगे, नेगेटिव I2 R2, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या है I2 और ये रेजिस्टेंस क्या है R2, तो ये आ गया जी R2। आगे स्टूडेंट्स C to D। अब C to D हमारे पास क्या है जी, रेजिस्टेंस R4। तो यहाँ पे देखें फिर हमारे पास रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, साइन नेगेटिव यूज करेंगे, तो ये आ गया माइनस। अब देखें ये रेजिस्टेंस शेयर हो रही है, मतलब सेकंड लूप और थर्ड वाले लूप के साथ ये रेजिस्टेंस शेयर हो रही है। तो शेयर रेजिस्टेंस के लिए क्या निशानी है करंट के लिए, कि जिस लूप में मौजूद है पहले वो करंट I2, फिर जो दूसरा लूप है I3, तो ये आ गया I3 इनटू रेजिस्टेंस क्या है R4, तो ये आ गया R4। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ से फिर D से B पहुँचेंगे तो फिर गैल्वेनोमीटर है, इसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले लूप के साथ शेयर हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनस रेजिस्टेंस है, ड्रॉप होगा पोटेंशियल I2, क्योंकि सेकंड लूप में है, ये रेजिस्टेंस शेयर हो रही है। तो अगर ये रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स शेयर हो रही है तो आप इस लूप में मौजूद हैं तो पहले I2 आएगा,
फिर माइनस है, ये रेजिस्टेंस 1 वाले लूप के साथ शेयर है ना, तो ये आ जाएगा माइनस का I1 इनटू गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या है Rg, तो ये आ गया Rg। तो इस तरह ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो ये हमने 0 के बराबर कर दी। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारे पास 2 मेन इक्वेशंस थी जिनको हमने यहाँ से फाइंड करना था। अब स्टूडेंट्स इसको आगे देखिएगा कि हम कंडीशन अप्लाई करते हैं फॉर बैलेंस कंडीशन, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो बैलेंस कंडीशन पे क्या कहते हैं हम कि जो I1 है वो बराबर होगा I2 के, कि अगर फर्स्ट लूप का करंट सेकंड लूप के करंट के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसी कंडीशन में हमने ये बात की कि I1 जो है वो I2 के बराबर होगा, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका नाम हम एक रख सकते हैं जो कि क्या है I। तो जहां I1 होगा वहां भी I लिख सकते हो, जहां I2 होगा वहां पे भी आप I लिख सकते हो। तो यही काम हम इन दोनों इक्वेशंस में करते हैं। देखें जी, जो इक्वेशन 1 है उसको यहाँ पे लिखने लगा हूँ, माइनस ये वाला माइनस I1 है। इक्वेशन 1 में देखिएगा स्टूडेंट्स गौर से, I1, तो I1 की जगह क्या आ जाएगा I, ये R1 वैसे का वैसे ये R1 आ गया, ठीक है, माइनस ये वाला माइनस, फिर आ गया I1। इक्वेशन 1 में देखिएगा ये I1 आ गया, I1 की जगह I लिख दिया, फिर I2। अब I2 की जगह हमने क्या कर दिया जी I लिखना है, लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे I3 लिखा हुआ है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये वाली चीज़ हमने यहाँ से लिख दी। अब हमने ये वाली जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में देखिएगा, ये जो Rg की वैल्यू है ये हमने लास्ट में लिख दी है, और जो ये R3 वाली है इसको हमने यहाँ पहले लिख दिया है। तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गौर से सुन लें कि ये जो पहली टर्म थी हमने वैसे की वैसे लिखी, ये आ गई I1 की जगह I लिख दिया, फिर माइनस ये वाली जो टर्म है ये बेटे यहाँ से हमने तीसरी फैक्टर को टर्म को पहले लिख दिया और दूसरी वाली टर्म को हमने बाद में लिख दिया, तीसरी जगह लिख दिया, ठीक। तो इससे आगे पीछे कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम पहले इसको देख लेते हैं। I1 है तो I1 की जगह I लिख दिया। इक्वेशन 1 में देखिएगा माइनस I3 है तो ये माइनस I3 आ गया, R3 है तो ये R3 आ गया, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, माइनस ये वाली इक्वेशन 1 में अब ये Rg वाली वैल्यू बच गई है। तो I1 है तो हमने I लिख दिया, I2 है तो हमने यहाँ पे I लिख दिया, ठीक है। I1 की जगह और I2 की जगह I लिख दिया, इनटू बेटा यहाँ पे क्या है Rg, तो ये Rg वैसे का वैसे लिख दिया। सिर्फ ये वाली टर्म पहले आनी थी, ये वाली बाद में आनी थी, हमने जगह चेंज कर दी है, बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है। तो दोबारा बता देता हूँ, इक्वेशन 1 के अंदर हमने क्या किया, जहाँ I1 और I2 था वहाँ पे सिर्फ I लिख दी है। तो इक्वेशन 1 आपके पास ये रही, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसी तरह इक्वेशन 2 जो है इसके अंदर भी जहाँ I1 और I2 होगा वहाँ I लिख दो। तो यहाँ पे I2 है, हमने यहाँ पे लिख दिया I, आगे R2 वैसे का वैसे। फिर क्या है जी हमारे पास I2, तो हमने लिख दिया I, माइनस I3 इंटू R4 वैसे का वैसे। फिर यहाँ पे देखें माइनस I2 की जगह क्या लिख देंगे I, फिर यहाँ पे माइनस I1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I इंटू Rg, ये वैसे का वैसे, तो इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ गया जी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जहाँ I1 और I2 है वहाँ पे सिर्फ I पुट कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब ये वाला I माइनस I तो कैंसिल 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ये वाली इक्वेशन ये आ गई, ये वाली चीज़ वैसे की वैसे आ जाएगी। तो यहाँ से ये जो माइनस की वैल्यू है इस साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की। तो ये देखें, ये अगर सारी वैल्यू माइनस की है तो उस साइड पे जाके ये क्या हो गई है, प्लस की हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह यहाँ पे देखिएगा, ये वाली चीज़ वैसे की वैसे लिख दी हमने। आगे ये वाली सारी चीज़ ये देखें माइनस की है, इसको गौर से देखें, ये माइनस की है तो ये उस साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो ये प्लस हो गई। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 3rd और ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक मसला नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं जी, डिवाइडेड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 पे हम इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे, राइट साइड पे डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, 3 की लेफ्ट साइड ये है माइनस IR1, तो माइनस IR1। राइट साइड 4 की लेफ्ट साइड 4 इक्वेशन की क्या है, ये है, तो लेफ्ट पे लेफ्ट को डिवाइड करेंगे, माइनस IR2, माइनस IR2। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह राइट साइड 3rd की क्या है, ये वाली वैसे लिख दी, और ये 4 की राइट साइड इसके नीचे क्या होगी, डिवाइड हो गई। अब इस इक्वेशन में गौर से देखें कि माइनस माइनस से कैंसल, I से कैंसल,
ये i माइनस i3, ये i माइनस i3, तो ये इससे क्या हो गया कैंसल। हमें रिजल्ट क्या मिला, R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4, तो R3 डिवाइडेड बाई R4। तो ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए रिलेशन आ गया है रेजिस्टेंस का कि R1 डिवाइडेड बाई R2 बराबर होगा R3 डिवाइडेड बाई R4। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स अगर हमने रिलेशन फाइंड कर लिए है तो इन रेजिस्टेंस में से अगर एक रेजिस्टेंस ऐसी हो जो कि अननोन हो, जिसका हमें पता ना हो, तो उस रेजिस्टेंस को अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम इसका मतलब है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ करेंगे, इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे। तो इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि जो R4 रेजिस्टेंस है ये क्या है, अननोन है। तो अगर ये रेजिस्टेंस अननोन है तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ RX का, कि लेट R4 अननोन रेजिस्टेंस है, जिसे हम R4 भी लिखा रहने दें या फिर R4 को RX का भी नाम दे सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाए कि जो X वाली है वो हमारे पास अननोन है। ठीक है, तो अगर आप इस R4 को या RX को फाइंड करना चाहते हैं तो इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे जी, इस इक्वेशन में देखें R4 को हम R1 से मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R1 R4 आ जाएगा, R1 R4, R2 R3, ये मल्टीप्लाई होंगे तो R2 R3 आ जाएगा। यहाँ से हमें R4 चाहिए था क्योंकि अननोन रेजिस्टेंस है, तो R4 अपनी जगह पे R1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सारे के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास R4 के लिए रिलेशन आ जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। अब अगर हमें R2, R1 और R3 रेजिस्टेंस पता होंगी तो हम इनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये जो रेजिस्टर्स होते हैं ये आपके पास वेरिएबल होते हैं। जब आप इनको इस तरह से इनकी वैल्यू को चेंज करते करते एक वो वाला पॉइंट लेके आएंगे जिस पॉइंट गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा होगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, तो उस पॉइंट पे आप जब इनकी वैल्यू खुद चेंज कर रहे होंगे तो जब वो वाला पॉइंट आएगा कि जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा तो उस टाइम आपको इनकी रेजिस्टेंस पता होगी ना, क्योंकि आप खुद ही तो चेंज कर रहे हैं। तो वो रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आपको मालूम होगी, तो उन रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको R4 की मतलब अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। तो यहाँ तक जो है ये आप टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे। ये जो आपको लास्ट टाइम हमने यूज़ बताया है कि अननोन रेजिस्टेंस को आपने कैसे फाइंड करना है, वो वाली चीज़ आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन की गई है, तो ये चीज़ आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है जी। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स, एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा एमसीक्यूज़ के लिए, क्योंकि समटाइम्स एमसीक्यूज़ इस तरह से आ जाता है कि वो आपको इस तरह से कम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम देता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं या रेजिस्टेंस के नाम हैं वो चेंज कर देता है। जैसे यहाँ था R1, यहाँ था R2, R3, R4। अब बच्चे ये तरतीब याद करके सिर्फ इस रिलेशन को माइंड में रख के चले जाते हैं। अगर वो इन रेजिस्टेंस के नाम चेंज कर दे, लेट्स सपोज यहाँ पे R1 है ना, तो यहाँ पे देखें हमने अब नाम लिख दिया जी R3, यहाँ पे क्या था R2, अब भी हमारे पास R2, यहाँ पे क्या था R3, हमने यहाँ पे लिख दिया R4 और यहाँ पे लिख दिया R1, ये वही गैल्वेनोमीटर। तो इस तरह से अगर वो नाम रेजिस्टेंस के चेंज करके दे दे और आपसे कहे कि आप इस तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज का रिलेशन फाइंड करें, तो उसके लिए ऑप्शन वो बना देगा एमसीक्यूज़ में, इस तरह के डिफरेंट 4 ऑप्शंस बना के वो देगा। तो आपने उनमें से एक सेलेक्ट करनी है। अगर आपको ये तरीका याद नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि कुछ बच्चे इसको शायद प्रूफ करने बैठ जाए। तो आपने इसको निशानी याद रखनी है कि जिस तरह यहाँ पे हमारे पास अगर रिलेशन हमने फाइंड करना है इस सर्किट डायग्राम को देखते हुए, तो आपने ये सीरीज वाला रिलेशन जो है ये याद रखना है। देखें एक मैंने एरो ये लगाया, मतलब A B C, ये 2 रजिस्टर सीरीज में हैं, ये 2 रजिस्टर सीरीज में हैं। तो आपने इसके लिए एक निशानी याद रखनी है कि इसी चीज़ को हमने इस तरह एक Z के सिंबल में डिनोट किया हुआ है कि देखें ये दोनों सीरीज में हैं तो एक ही वायर बनेगी, एक ही लाइन बनेगी, तो हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, दोनों ऊपर वाले सीरीज में हैं। इसी तरह 2 नीचे वाले के हैं आपस में सीरीज में हैं, और सेंटर में क्या है गैल्वेनोमीटर। 2 ऊपर वालों की एक लाइन आ गई ये, फिर सेंटर में गैल्वेनोमीटर, तो ये सेंटर में गैल्वेनोमीटर आ गया। अब ये 2 सीरीज में हैं तो ये लाइन आ गई सीरीज में। ठीक है, अब जो नाम है वो आप मेंशन कर दें। लेट्स सपोज इसका नाम RA है, RB है, RC है, RD है, तो ये लूप कंप्लीट हो गया ना, ABCD। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखें जो RA है वो हमारे पास क्या है R3, तो यहाँ पे लिख दिया R3। दूसरा पॉइंट क्या है R2, ये आ गया R2। तीसरा हमारे पास क्या है R4, ये आ गया R4। ये क्या है हमारे पास R1। तो
तरतीब जिस तरह की थी, यानी कि ऊपर से ऐसे चलें सीरीज में, यहाँ से भी सीरीज में चलें, तो ऊपर वाले ऊपर आ जाएंगे, सेंटर में गैल्वेनोमीटर है, नीचे वाले हमारे पास ये तरतीब में आ गए। ठीक है, तो अब जिस तरह की तरतीब है वैसे आप रिलेशन बना लें कि R3 डिवाइडेड बाई R2, R3 डिवाइडेड बाई R2, R4 डिवाइडेड बाई R1, R4 डिवाइडेड बाई R1, इसको इस पे डिवाइड, इसको इस पे डिवाइड। तो ये आपके पास एक सिंपल निशानी है इसको याद रखने की, तो ये हमारे पास वो रिलेशन होगा। इस तरह का अगर ऑप्शन में रिलेशन गिवन होगा तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिस तरह के मर्जी वो यहाँ पे नाम यूज़ करे, आपने सिर्फ ये जी बनाना है और रेजिस्टेंस को डिवाइड करके रिलेशन फाइंड कर लेना है। ठीक है जी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। ये जो स्टूडेंट्स हमने सारी डेरिवेशन की है, ये हमने वो तरीका फॉलो किया है जो हमारी बुक कह रही है। इसको हम एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं, सिर्फ एक लाइन के अंदर हम इस पूरी डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है, इसीलिए आपको वही तरीका हमने बताया जो आपकी बुक कह रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।